हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री इन जेईई मेंस 2020। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर में जेईई मेंस में केमिस्ट्री में इंडिविजुअली दोनों जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आए थे। तो मुझे लगता है कि जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, वो शायद दूसरों को भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वैसे तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा जिन्हें लगता है कि वो इस पर अपने जेईई मेंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे, जो डिमोटिवेटेड हैं। ठीक है, तो उनसे ही मैं कहना चाहूँगा अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, तुम कर लोगे। अभी बहुत टाइम है, मोर देन अ मंथ अभी बाकी है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। वह सोच लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब आपको एग्जांपल्स देंगे वो, कि उसने साल भर पढ़ाई की फिर भी उसका जेईई मेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो मेरा कैसे क्लियर हो पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस स्टूडेंट ने साल भर पढ़ाई तो ज़रूर की, लेकिन क्योंकि उसने सिस्टमेटिक मैनर में और जो सही चीज़ पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा पढ़ी होगी उसने, पक्का मैं कह सकता हूँ। आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट और जो हमारे कोचिंग के नोट्स होते हैं उसमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब दोनों पढ़ लेते हो, जो कि दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जेईई मेंस के लिए। तो आप अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, पक्का आप जेईई मेंस क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखिए अभी लगभग एक महीना आपके बाकी है जेईई मेंस में, मतलब टाइम बहुत लिमिटेड है और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने क्लास 11 के चैप्टर्स को देखोगे क्लास 12 के, तो क्लास 11 में 14 चैप्टर्स हैं, क्लास 12 में 16 चैप्टर्स हैं। तो टोटल मिला के आपके होते हैं 30 चैप्टर्स, जो कि फिजिक्स और मैथ्स को छोड़ के सिर्फ अकेले केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक महीने में चाहो तो इतना कवर कर पाना हर चीज़ों को उतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को थोड़ा कॉन्साइज करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से बुक पढ़ने चाहिए, आपको कौन से बुक नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से बुक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो जो मैं बुक्स के नाम ले रहा हूँ, जैसे नरेंद्र अवस्थी हो गया, MS चौहान, VK जायसवाल और बाकी सिंगेज, इन सबको अपने स्टडी टेबल से हटा दो। इन सब का भी कोई काम नहीं है, ये आपके टाइम वेस्ट करेंगे और आपका कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होगा। जो अपना टाइम दोगे उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कोचिंग के नोट्स और NCERT। दीज आर मोर देन इनफ फॉर योर जेईई मेंस। ठीक है, आप ये दोनों पढ़ लो, बहुत ज़्यादा है। अब इसको पढ़ना कैसे, आपकी जो पूरा केमिस्ट्री है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन तीनों में जो आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको NCERT पढ़ना है, कोचिंग के नोट्स भी रेफ़र नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में बहुत ज़्यादा जेईई एडवांस मिक्स रहते हैं आपके जेईई मेंस के सिलेबस के साथ। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे क्या जेईई मेंस में है, क्या जेईई एडवांस में है। तो आपको सिर्फ NCERT पढ़ने चाहिए, लाइन बाय लाइन जो बॉक्सेस रहते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं, वो सारे आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, और इनऑर्गेनिक इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि बहुत टाइम सेविंग है। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे एग्जाम्स में, क्योंकि जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। इस बार क्वेश्चन आए थे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप 5 सेकंड में आंसर बता दोगे, नहीं पता होगा तो आप कितना भी टाइम दे दो आप गेस ही मारोगे, नहीं बता पाओगे आंसर। जैसे इसका आंसर है रॉट आयरन। ठीक है, फिर आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया था इनऑर्गेनिक में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछा था सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और डाइऑक्साइड्स में। तो अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता दोगे, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सिर्फ आप NCERT टिक करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और पक्का आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे 25 क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप कोचिंग के नोट्स और NCERT दोनों रेफ़र कर सकते हो। देखिए NCERT आप पढ़ सकते हो पूरा, फिर आप कोचिंग के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, बेसिक क्वेश्चंस देखने के लिए जो आपके टीचर्स ने करवाए होंगे बेसिक क्वेश्चंस, उनको आप देख सकते हो। देखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो पूरे याद रहने चाहिए। ठीक है, नेम्ड रिएक्शंस
फिर आपको उसमें रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए और रिएजेंट्स, ये सारे आपको याद होने चाहिए कि एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स दे दिए और आप प्रोडक्ट बताना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे दिया, आपको रिएजेंट बताना है। कभी मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आपको हर चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है। आपके करीब 6 चैप्टर्स हैं 12th में और 2 चैप्टर्स हैं 11th में। तो आप 12th से स्टार्ट करो, फिर 11th में जाना। 11th में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है आपका 12th में 6 चैप्टर्स है, ठीक है। तो आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे आपको पता है कि कैसे कंपाउंड्स के बेसिक नेचर्स निकालते हैं हम लोग, तो बेसिक नेचर निकालना आपको आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक नेचर निकालना आता है तो क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, तो आप बेसिक नेचर का ऑर्डर निकाल दोगे और उसका रिवर्स कर दोगे, पीकेबी हो जाएगा। पीकेबी का हो जाएगा क्योंकि पीकेबी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, ठीक है। ये आपको पता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कभी आपको क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप में अगर ऑर्गेनिक से पूछना रहा तो कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। इस बार क्वेश्चन ऐसे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स फाइंड करने कंपाउंड में। तो अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप इजीली नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स काउंट कर लोगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नाम दे दिया है, तो आपको स्ट्रक्चर कहाँ से पता चलेगा। जो लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें मेडिसिन्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। मेडिसिन्स दिए तो उस मेडिसिन्स के आपके स्ट्रक्चर याद रखने रहेंगे, तो जैसे उनका नाम दे देगा। तो अगर आपको मेडिसिन्स के स्ट्रक्चर याद है तो आप इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कायरल सेंटर्स काउंट कर लोगे, ठीक है। फिर आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप अपने कोचिंग के नोट्स को रेफ़र कीजिए, उनमें जो बेसिक क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो रेफ़र कीजिए। एनसीईआरटी के आप कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो और उसमें भी कुछ बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सॉलिड स्टेट्स में बहुत सारे बॉक्सेस में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। कंपाउंड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और फिर आपके सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उनसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नहीं तो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। केमिकल काइनेटिक्स हो गया तो उससे तो जनरली फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उतना याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई पूरी कि आप कैसे पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करने के बाद आपको थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेफ़र करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप लास्ट ईयर से अभी तक के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, लास्ट ईयर जनवरी अप्रैल और इस साल जनवरी के, तो आपके मोर देन 20 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। तो आपको तो इनको तो पक्का सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं थे, अभी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं वो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे आपको प्रीवियस ईयर पूरा बना लेना। अगर आप इतना कर लेते हो, जब ये लास्ट 2 साल का आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आप 2-3 साल पीछे की भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको टाइम बचता है तो, ठीक है। टाइम बचता है तो आप 2-3 साल पीछे का सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे कि इतने पढ़ने के बाद आपको क्या एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद रहेगा ये सब। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइम टू टाइम आपको हर चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करने के लिए क्या करना है, आप जैसे जैसे हर चैप्टर्स को पढ़ते जाते हो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। शॉर्ट नोट्स 1 या 2 पेज में पूरे चैप्टर को आपको समराइज़ कर देना है, बुलेट पॉइंट्स में, या फिर आप माइंड मैप्स बना सकते हो, या फिर फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। आपको 1 से 2 पेज में पूरे चैप्टर को समराइज़ कर देना है, ताकि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओ, ठीक है। क्योंकि 30 चैप्टर्स अकेले केमिस्ट्री में और बाकी आप फिजिक्स और मैथ्स मिला लेते हो तो अराउंड 80 to 90 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो एक दिन पहले रिवाइज करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आप सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो। बाकी सब्जेक्ट में भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब आती है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए, एग्ज़ाम सेंटर में आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, मैंने 2 फैक्टर्स बनाया है। जैसे कि आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर और चॉइस ऑफ क्वेश्चन, ये दोनों मैटर करते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करना है अपना एग्ज़ाम जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, जो आपको आसान लगता हो। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मान लो आपने एक ऐसा क्वेश्चन पेपर चूज़ कर लिया जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में आपके माइंड में एक नेगेटिविटी हो जाएगा, और आप उतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो बाकी क्वेश्चन पेपर हैं, जो जिसके क्वेश्चन थोड़े आसान हैं, जो कि आपसे सॉल्वेबल है, लेकिन आप उतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन क्वेश्चन पेपर पे अप्रोच नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर चूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जो कि
बहुत आपको कंफर्टेबल हो सॉल्व करने में और इजी हो, ठीक है। उससे आपका पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहेगा पूरे एग्जाम में। फिर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है कि आप किसी ख़राब क्वेश्चंस में तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो ना। आप इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं। आप नहीं कर पाओगे तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को लीव कर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो टाइम बचेगा वो आप ऐसे क्वेश्चंस में लगा सकते हो जो आपसे सॉल्व हो पाएंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ मैटर करता है बहुत ज़्यादा आपके जे मतलब मेंस के एग्ज़ाम में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।